अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो इसका मतलब ये है कि आप एक एएफओ एस्पिरेंट हैं और शायद आप उन एस्पिरेंट्स में हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल से एएफओ की तैयारी कर रहे हैं और कभी प्रीलिम्स तो कभी मेंस। सब कुछ ठीक रहा तो इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ नहीं निकली, और वो भी निकल गई तो शायद से आप रिजर्व लिस्ट में थे। रिजर्व लिस्ट में भी होके रिजर्व लिस्ट से भी बाहर हो गए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन तब भी क्या आप अभी भी एएफओ में स्टक हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल करियर ग्राउंड। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैक्सिमम बच्चे एएफओ में फेल होने के बाद हर साल ट्राई करते हैं, फिर भी हर साल एक ना एक सेटबैक एएफओ दे देता है उनको। उसके बाद भी वो एएफओ में क्यों स्टक रहते हैं, क्यों ट्राई करते हैं? हर एग्रीकल्चर एस्पिरेंट का सपना होता है कि एएफओ तो देना ही देना है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल इस चीज़ में कोई ऑफेंस वाली बात नहीं है, 90% शायद दूसरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में होते होंगे, लेकिन उसमें से 10% बच्चे भी होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एएफओ क्लियर करते हैं और उनका हो भी जाता है। तो आखिर एएफओ इतना डेस्परेशन क्यों? ऐसा क्या है एएफओ में? सबसे बड़ी बात तो रेगुलर वैकेंसी। ये इकलौती ऐसी वैकेंसी एग्रीकल्चर की जो हर साल आती है। हमें पता होता है कि जून जुलाई जहाँ स्ट्राइक हुआ वहाँ एएफओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, पीओ के आसपास ही आता है। एएफओ का नोटिफिकेशन आएगा और हमें पता होता है कि हाँ मार्च और अप्रैल आते आते वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी। इस बार तो जल्दी ही होने वाली है, वरना हर बार 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है और वैकेंसी फुलफिल हो जाती है। तो हमें पता होता है दुनिया भर में कोई वैकेंसी आए या ना आए, एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के लिए एएफओ रेगुलर वैकेंसी लेकर आता ही आता है। दूसरी चीज़, सैलरी ल्यूक्रेटिव है। 50+ सैलरी किसे बुरी लगती है? ऑब्वियसली हम सब उसी के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं क्योंकि हम सबको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी भी रहती है। और चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, फेमिलियरिटी। जैसे ही कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होता है उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि सबसे पहली जॉब जिसके लिए वो ट्राई करता है वो एएफओ होती है। क्योंकि पता होता है इन 3 फैक्टर्स के साथ ही एक फेमिलियरिटी वाली चीज़ हो जाती है कि हमें पता होता है एएफओ की ये जॉब प्रोफाइल है और हमारा ये जॉब प्रोफाइल रहेगा। लेकिन इस चीज़ के बावजूद भी मैंने आपको बताया ना 10% होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं, या शायद 20% भी होंगे, 30% भी होंगे। बट हर साल ये नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। बट ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करके अपने सिलेक्शन को के थोड़ा सा और नज़दीक जा सकते हैं? आप सभी को पता है एएफओ की वैकेंसीज साल दर साल कम होती चली जा रही हैं। एक टाइम था जब एएफओ की वैकेंसीज 1000 1200 के ऊपर ही आती थी और कितनी तो वैकेंसीज खाली चली जाती थी, फुलफिल होती ही नहीं थी। स्पेसिफिकली गर्ल्स के केस में, क्योंकि लड़कियां कम होती थी एएफओ में, एग्रीकल्चर में कमी होती थी। ये एक मेजर रीज़न था कि एएफओ की वैकेंसीज कई बार खाली चली जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे ईयर्स ऑन ईयर्स आप ट्रेंड देखेंगे, वैसे वैसे आप ये देखेंगे कि एएफओ की वैकेंसी साल दर साल कम होती जा रही है। उससे पहले आप 500 समथिंग थी, पिछले बार भी 300 समथिंग आई थी, जो कि बढ़ के लास्ट में 950 समथिंग आई थी। इस बार उससे भी कम है। कितनी भी बढ़ जाए आपको भी पता है 800 900 प्लस तो जाएगी नहीं। जब 350 थी तब 950 पे जाके रुक गया था, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि पीएनबी ने एक्स्ट्रा वैकेंसीज रिपोर्ट कर दी थी। तो आपको भी पता है 800 900 से ऊपर तो इस साल भी वैकेंसी नहीं जाने वाली है, सबको पता है ये चीज़। और अगर चेंजिंग ट्रेंड की बात की जाए तो ये लोग पेपर किस लेवल का बना रहे हैं, पेपर कहाँ से बन रहा है, ठीक है, मैं मानती हूँ वो भी बच्चे होते हैं जो 40+ और 50+ स्कोर करते हैं एएफओ में, आउट ऑफ 60 में मेंस की बात कर रही हूँ। बट बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, बट नहीं, फिर भी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। उस टाइम पे उस मोमेंट पे नहीं स्ट्राइक होता कि शायद ये ऑप्शन भी सही हो सकता है या वो भी, और कन्फ्यूजन में हम गलत कराते हैं। 60 क्वेश्चंस में से अगर आप इस बार का ट्रेंड लगाएंगे तो जिनके 34 मार्क्स भी थे ना, कट ऑफ 17 गई थी, बट जिनके, मैं जनरल कैटेगरी को लेकर बात कर रही हूँ, मैं फिर से एड्रेस कर दूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी। जिनके 33 34 मार्क्स थे ना, वो भी इस बार रिजर्व लिस्ट में है, या तो फिर रिजर्व लिस्ट में भी नहीं है। रिजर्व लिस्ट में सिर्फ वो हैं जिनको 34 अराउंड मार्क्स के बावजूद आपकी 15 16 तक आपको इंटरव्यू में मार्क्स मिल गए हैं। तो आप यहाँ से इस चीज़ का ट्रेंड समझ सकते हैं कि वैकेंसीज का कम आना
और प्लस कट ऑफ से आप कितने मार्क्स ऊपर हो, कितने मार्क्स सेफ हो, ये आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार जिसके जस्ट डबल थे वो भी रिजर्व लिस्ट में। और पहले जब 29-28 कट ऑफ जाती थी तो 37 वाले को हम कंफर्म कहते थे कि इसका तो कंफर्म हो ही जाना है। तो आप समझ रहे हैं कि ट्रेंड किस हिसाब से चेंज हो रहा है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाएं, थोड़ा सा एनालिसिस करें कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज साल दर साल बढ़ रहा है। सेकेंड मिस्टेक जो हमें बिल्कुल अच्छे से अवॉइड करनी चाहिए वो होती है ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग्स ने ना एएफओ का एक ब्रांड बना रखा है और वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि एक रेगुलर वैकेंसी है, इसके अलावा बहुत कम ऑप्शंस होते हैं एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के पास, बट फिर भी कोचिंग्स पे पूरी तरीके से रिलाई करना इज़ नॉट अ सेफ ऑप्शन, क्योंकि वो लोग भी अल्टीमेटली अपना बिजनेस ही करने बैठे हैं। वो आपको पुश करेंगे ही कि एएफओ करो, एएफओ करो, करना भी चाहिए, बट साल दर साल अगर आप देख रहे हो कि आपको उसमें सेटबैक मिल रहा है तो स्ट्रैटेजी चेंज करना ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है। अपनी मिस्टेक से सीखें। आपने पिछले साल या उससे पहले साल जितने साल भी आप ट्राई कर रहे हैं, जो मिस्टेक्स हुई उनको अवॉइड करना है। अब बात रही है कि अगर एएफओ नहीं तो क्या, एफसीआई है हमारे पास नबार्ड है, हमारे पास एसआरबी नेट है। चलो ठीक है, नेट काफ़ी लोग कर लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह देते हैं, कहीं सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, वरना प्राइवेट में पढ़ा लेंगे। एफसीआई, AG3, एफसीआई, AGM, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप लेके चलना चाहते हैं एएफओ के साथ साथ। तो बिकॉज एएफओ तो एक ऐसा ऑप्शन जो एग्रीकल्चर एस्पिरेंट कभी छोड़ नहीं सकता। एग्रीकल्चर इक्वल्स एएफओ थोड़ा सा इंसेपरेबल है, बट हाँ, जो लोग हर साल सेटबैक देखते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, या फिर अपना वे ऑफ लर्निंग, या फिर अपनी स्ट्रीम मतलब एग्रीकल्चर, तो ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो एग्रीकल्चर तो वो नहीं छोड़ सकता, बट हाँ, एएफओ के अलावा जैसे कि एफसीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, नेट हो गया, और बाकी क्लरिकल वगैरह और इन सब चीज़ों में फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको बस थोड़ा सा अपना एरिया एक्सपैंड करना है, और एएफओ का एग्ज़ाम नज़दीक है, उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। बट आगे क्या होगा, कैसा पेपर आता है, कट ऑफ कितने के बावजूद किस कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन सिक्योर हो सकता है, तो एग्ज़ाम के बाद ही ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल होगा। बट फिलहाल के लिए आप एक एएफओ एस्पिरेंट हैं और मैं आप सभी को विश करती हूँ कि आप सभी का प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा जाए। मैं ये भी प्रे करती हूँ कि पिछले साल जितनी कट ऑफ गई थी उतनी ना जाए, क्योंकि उस कट ऑफ की वजह से काफ़ी लोग जिनकी तैयारी मेंस के लिए अच्छी थी वो लोग रह गए थे। बट हाँ, एट द एंड एएफओ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, तो हम इतना तो पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम बस अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।